आगे बढ़ते हैं, राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। देखिए, बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव तारीखों की घोषणा करते हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। कुल 243 सीटों पर होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के इस महायुद्ध को सिर्फ 2 चरणों में संपन्न कराने का फैसला लिया गया। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं वोटों की गिनती यानी कि मतगणना 14 नवंबर को होगी और पहले चरण में यानी कि 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होंगे। वहीं दूसरे चरण यानी कि 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। 10 अक्टूबर को पहले चरण की अधिसूचना जारी होगी, जबकि 17 अक्टूबर तक नामांकन होगा। वहीं दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 20 अक्टूबर तक दूसरे चरण के लिए नामांकन किया जाएगा। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17। तो देखिए, ये बिहार में पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होगी। आइए जानते हैं वो कौन सी सीटें हैं जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है। तो ये पहले चरण के कुछ विधानसभा सीटों के नाम हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं, जहां पहले चरण यानी कि 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसमें मधेपुरा भी शामिल है। गोरा चौरान और बेनीपुर के साथ अन्य वो विधानसभा सीटें शामिल की गई हैं, जिसमें पहले चरण में चुनाव संभव हो पाएगा। वही देखिए, अगर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण 11 नवंबर को होना है, जहां 122 सीटों पर वोटिंग होगी। और 122 सीटों में वो कौन कौन सी सीट शामिल है उसकी भी जानकारी हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर साझा कर पा रहे हैं, जिनमें परिहार, सुरसंड के साथ साथ अन्य वो भी विधानसभा सीट जो है वो शामिल किए गए हैं, जिसमें मधुबनी, खजौली के साथ साथ अन्य विधानसभा सीट भी शामिल है। तो देखिए, अब ये 2 चरण में चुनाव होने बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। ये तमाम जानकारियां सीईसी ज्ञानेश कुमार की तरफ से पिछले दिनों हुई प्रेस वार्ता में दे दी गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अंकिता जुड़ी हुई हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अंकिता, बिहार चुनाव को लेकर तमाम अटकलें तेज थी कि कितने चरणों में ये चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। जेडीयू की तरफ से मांगे भी थी कि यदि एक चुनाव जो है एक चरण में महाराष्ट्र में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। हालांकि देखिए, 2 दिनों तक बिहार दौरे पर रही सीईसी की टीम ने तमाम चीजों को जाना, राजनीतिक दलों से बातचीत हुई, प्रशासनिक महकमे के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद ये निष्कर्ष निकला 2 चरणों में चुनाव होने हैं। बेहद मुश्किल होगा प्रशासनिक टीम के लिए भी 121 और 122 सीटों को एक साथ संभालना और वहां शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना। बिल्कुल सुष्मिता, इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही बात कर ले तो एक चरण में ही चुनाव करने की मांग कई दिनों से यानी कई महीनों से हो रही थी, लेकिन फाइनली जो अटकलें लगाई जा रही थी वो तेज़ हो गई थी, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक ही फेज़ में चुनाव करने की मांग कर रही थी। लेकिन
लगातार जिस तरीके से बैठक हुई, बातचीत हुई, उसके बाद अब 2 फेज़ में चुनाव करने की बात कही जा रही है। और आपने सुना ही कि पहले फेज़ 121 और दूसरे 122 सीट की जो चुनाव दूसरे फेज़ में जो होंगे वो होने हैं। इसके साथ ही 2 फेज़ की बात कर ले तो 6 नवंबर को पहला और 11 नवंबर को दूसरा जो फेज़ है उसमें चुनाव होना है, और 14 नवंबर को जो है वो जो फाइनल जो परिणाम आने हैं सुष्मिता, वो होने हैं। लेकिन फिलहाल जो पेच फंस रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ही जिनसे भी बात कीजिए वो कह रहे हैं कि सीट फाइनल हो चुके हैं, बस मोहर लगना बाकी है। हालांकि जो अपना दोनों ही पक्ष की बात कर ले तो सभी अपने अपने इस बार अधिक सीटों की मांग करें, अपने जनाधार के बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले सके, बार्गेन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, उसको लेकर के बातें अभी तक बन नहीं पाई है। लेकिन 10 अक्टूबर से पहले लगभग ये बातें निखर कर सामने आ जाएगी। हालांकि आज से कल तक में बीजेपी की भी तरफ से कही जा रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति है वो अब लगभग जो है वो क्लियर होता हुआ दिखाई देने लगेगा सुष्मिता। बिल्कुल, देखिए अंकिता, आपने सीट शेयरिंग का जिक्र किया तो एक सवाल यहाँ पर बन जाता है। अगर पड़ोसी राज्यों के अगर हम क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, जैसे कि झारखंड में जेएमएम की पार्टी है, आज वहाँ इस पूरी पार्टी को लेकर आरजेडी के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक बिहार में होने वाली है, तो क्या लगता है इन क्षेत्रीय पार्टियों को साथ में लेकर चलना INDIA के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? या दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या कुछ होगा, क्योंकि LJPR भी इस बार शामिल है, पिछली बार की गणना तो इस बार काम नहीं आने वाली, और इस बार सबको साथ लेकर चलना एनडीए के लिए भी और INDIA के लिए भी कितना सफल हो सकता है और कितना चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है? देखिए सुष्मिता, एक चीज़ तो स्पष्ट कर दे कि जिस तरीके से इस बार चुनाव की जो स्थिति है इसमें इंडिया अलायंस की बात कर ले तो वो साफ तौर पे तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले ही बोले कि हर पार्टी को, और बिहार से बाहर की हर पार्टी को अगर हम शामिल कर लें तो फिर हम कहाँ जाएंगे। यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टी है वो अधिक से अधिक सीटें लेंगे ही। लेकिन आपने जो जिस तरीके से झारखंड की बात कही है, तो चूँकि आरजेडी झारखंड में भी अपने चुनाव लड़ते हैं तो जेएमएम की भी जो कुछ सीटें हैं वो बन सकती है इसमें। लेकिन फिलहाल जो 5 घटक दल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, चूँकि लेफ्ट बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इंडिया अलायंस के लिए, और इस बार लेफ्ट एकदम आर पार की लड़ाई के मूड में है। वो किसी भी सूरत में अपनी जो सीट है वो कम लेने के फिराक में कहीं से भी नहीं है। कांग्रेस का दबाव अलग है। दूसरी तरफ आप देखिए कि मुकेश सहनी वो डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इंडिया अलायंस की एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक सीएम फेस को लेकर क्लियर नहीं हो पाया है। कांग्रेस सीएम फेस को लेकर के अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं करने के लिए तैयार है। भले ही लेफ्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि सीएम फेस चूँकि जनाधार तेजस्वी यादव का आरजेडी का ज़्यादा है तो वो भले ही सीएम बने, लेकिन अभी भी कांग्रेस इस चीज़ को क्लियर नहीं किया है कि कांग्रेस साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिनका जो सीट अधिक होगी, जिनकी बढ़त अधिक होगी, सीएम वही क्लियर हो, उन्हीं को बनाया जाएगा। तो फिलहाल इंडिया अलायंस की बात कर ले तो उसमें डिप्टी सीएम का फेस क्लियर है, सीएम का फेस नहीं है। जबकि इसमें एनडीए में आए तो एनडीए में जिनसे भी बात कीजिए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बातें कह रहे हैं, और उनके साथ ही चुनाव लड़ेंगे और सीएम के तौर पर नीतीश कुमार ही होंगे, ये क्लियर हो चुका है। अब पेच सिर्फ फंस रहा है तो वो है सीट शेयरिंग को लेकर के। वो आप देखिए कि आज से 10 अक्टूबर के बीच में, यानी कि 2-3 दिन के भीतर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और कुछ बातें हैं जो है इम्पोर्टेंट बताना, वो भी हम क्लियर कर दें कि 14 नवंबर को परिणाम की घोषणा होने वाली है, ये तो है ही। लेकिन पहले चरण की अधिसूचना की बात कर ले तो 10 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। 17 अक्टूबर को नामांकन होंगे, 18 अक्टूबर को नामांकन पत्र की जांच होगी सुष्मिता, जिसमें 20 अक्टूबर को नामांकन की वापसी की भी बात कही गई है। ये पहले चरण की वोटिंग की बात हमने बताई। वहीं दूसरे चरण की बात कर ले तो दूसरे चरण की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी, 20 अक्टूबर को नामांकन होंगे, 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच होगी और 23 अक्टूबर को नामांकन वापसी की भी तारीख होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस बार जो चुनाव में 2 फेज में जो चुनाव होने हैं, ये सारी बातें स्पष्ट होकर के फिलहाल जो पार्टी दफ्तर की बात कर ले तो वहाँ पर आप कई सारे ऐसे लोग देखेंगे, कई सारे ऐसे कैंडिडेट देखेंगे जो सिटिंग एमएलए है उनके खिलाफ ही खड़े हैं, उनकी पार्टी के ही लोग उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। तो ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें करें, उन लोगों के लिए बहुत कठिन ये होगा कि जो बिल्कुल अंकिता, देखिए निर्णय लेना कठिन होगा, लेकिन निर्णय जल्द से जल्द लेना होगा, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है और पेंच सिर्फ और
सिर्फ सीट शेयरिंग और कैंडिडेट के नामों की घोषणा पर अटका हुआ है। बेहद शुक्रिया अंकिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए कि अब बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद किस तरह से दोनों ही घटक दल अपने अपने पेचों को सुलझाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी है, जल्द वापस लौटेंगे।